हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया ए रे ऑफ लाइट ईओ इन वैक्यूम इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास स्लैब एट एंगल 60 डिग्री एंड रिफ्रैक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री अलोंग ओबी एज सोन इन फिगर। ओके, तो ईओ के अलोंग आती है एंड ओबी के अलोंग रिफ्रैक्टेड हो जाती है। द ऑप्टिकल पाथ लेंथ ऑफ लाइट रे फ्रॉम ए टू बी इज। ओके, तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ होती है अपनी वो होती है म्यू टाइम्स ज्योमेट्रिकल लेंथ। ठीक है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ is equal to refractive index mu times geometrical length ओके, ये हो जाती है अपनी ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ठीक है, तो जब ये वैक्यूम में है, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ हो जाएगी वो इसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ के इक्वल हो जाएगी, मीन्स एओ के इक्वल। ठीक है, बट जब ये मीडियम में जाएगी ग्लास में, तो ये जो इसकी ऑप्टिकल पाथ लेंथ होगी वो म्यू टाइम्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास टाइम्स ओ बी हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, स्नेल्स लॉ लगा देंगे। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, 1 इंटू साइन ऑफ 60 साइन आई, एन 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू क्या होता है आई 2 इंटू एन 2 इंटू साइन आर। तो साइन आई कितनी है, साइन 60 इज इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं एन टाइम्स साइन ऑफ 30। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा अपना साइन 60 रूट 3/2 इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स एन, और यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा अपना √3। ओके, अब ये वैल्यू हमें ये दी गई। ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ईओ की वैल्यू फाइंड करना है, तो ईओ क्या साइन 30 है अपना, किसके इक्वल, ए के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से ईओ कितना हो जाएगा अपना साइन 30 1/2 मीन्स 2a के इक्वल हो जाएगा। तो ये होगी अपनी 2a प्लस म्यू कितना है √3 टाइम्स ओबी। ओबी क्या हो जाएगा, ए वाली लेंथ अपनी कितनी है, बी है। ठीक है, मीन्स ओबी का कॉस कंपोनेंट कितना है अपने, बी है। ठीक है, कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो √3 OB/2 है अपना बी के इक्वल। तो यहाँ से ओबी कितना आ जाएगा अपना 2b डिवाइडेड बाई √3, पुट कर देते हैं 2b डिवाइडेड बाई √3। ओके, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी। ये अपना आंसर हो जाता है। थैंक यू। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है पॉइंट सोर्स S is placed at the bottom of the transparent block of height 10 mm and refractive index 2.72. It is immersed in a lower refractive index liquid as shown in the figure. It is found that the light emerging from the block to the liquid forms a circular bright spot of diameter 11.54 mm on the top of the block. The refractive index of the liquid is। ठीक है, क्या बोला गया है कि पॉइंट सोर्स है S, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये रहा इस पॉइंट सोर्स आपका, इसको बॉटम पे रखा गया है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ब्लॉक ऑफ हाइट 10 मिलीमीटर। तो लिक्विड का मैं मान लेता हूँ N, ठीक है, N2 मान लेता हूँ और इसका मैं मान लेता हूँ N1। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, ये रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की बात हो गई, यहाँ पे पॉइंट सोर्स हो गया। ठीक है, यहाँ से जो रेज निकलती है फाइनली वो क्या बनाती है, वो बनाती है एक 11.54 mm का डायमीटर का एक ब्राइट स्पॉट बनाती है, सर्कुलर वो भी। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई N1 साइन I इज इक्वल्स टू N2 साइन R, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब कुछ ऐसा दिया गया है कि लाइट जो यहाँ से एस्केप करेगी, ठीक है, इस तरह से निकलेगी। ठीक है, वो क्या बना रही है, यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट बना रही है। ठीक है, यानी कि लाइट जो जाएगी वो इस केस में किस तरह जाएगी, इस तरह जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और इस तरह निकल जाएगी। ठीक है, और यहाँ से भी सिमिलर केस होगा, इस तरह जाएगी और यूं निकल जाएगी। ठीक है, तभी तो ये यहाँ पे जो सर्कुलर वो बनेगा। ठीक है, इस तरह का, करेक्ट, और इसी की आपको यहाँ पे दिखने लगेगी शैडो। ठीक है, ब्राइट स्पॉट दिखने लगेगा लिक्विड की सरफेस पे। ठीक है, तो देखो ये एंगल, यहाँ से रे आई, ठीक है, इस वाली सरफेस पे लगा रहा हूं मैं, यहाँ से अगर रे आई है इस वाली सरफेस पे, तो भाई इंसिडेंट एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। ठीक है, आई मान लेता हूँ थीटा है, और ये एंगल भी अपना थीटा हो गया। ठीक है, और आर तो अपना 90 डिग्री है, तो लिखूंगा N1 कितना है भाई 2.72 है, ब्लॉक का खुद का जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है, साइन आई इज इक्वल्स टू N2 साइन 90, आर की वैल्यू 90। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, तो N2 कितना आ जाएगा 2.72
इंटू साइन आई। अब बस मेरे सामने जो चैलेंज है वो यही है कि मैं साइन आई की वैल्यू फाइंड कर लूँ कैसे भी, ठीक है। तो अगर मैं साइन आई है, वो इंसिडेंट एंगल माना कितना है मैंने, थीटा, तो इसको मैं अभी थीटा लिख लेता हूँ, ठीक है, साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा आपकी ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस, ठीक है। और ये मुझे गिवन है कितनी है, 10 mm, ये तो गिवन है 10 mm है, ठीक है। अगर ये 10 mm है, ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस हमें दी गई है कि डायमीटर जो है वो है 11.54 mm, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, आधी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है आपके पास, हाइट है, हाइपोटेनस कैसे निकल जाएगा, अंडर रूट हाइट स्क्वायर प्लस ये बेस स्क्वायर, ठीक है। देखो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बन रहा है, ये हाइट ये दिया हुआ है आपको 11.54/2, ठीक है, ये मैं सेंटर लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, और ये एंगल है अपना थीटा। इस डायग्राम को थोड़ा यहाँ पे जूम करके बना रहे हैं, ठीक है। ये दी हुई है 10, तो ये कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 1.54/2 का होल स्क्वायर, इतनी हो जाएगी। आगे सोल्व करते हैं, तो लिख सकता हूं मैं कि n1 n2 की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकता हूं, n2 इज इक्वल्स टू 2.72 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा भाई, साइन थीटा हो जाएगा आपके पास में 11.54/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 11.54 का 54/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो n2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.36, तो 1.36 कौन सा है, ऑप्शन सी, तो सी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बॉल है जो ड्रॉप किया गया है एक हाइट 20 मीटर से, ठीक है, एबव द सरफेस ऑफ वाटर इन अ लेक, ठीक। देन बोल रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, जो कि पता होता है। इसमें बोल रहा है अ फिश इनसाइड द लेक इन द लाइन ऑफ फॉल ऑफ द बॉल, ठीक है। जो बॉल गिर रहा है उसके जस्ट नीचे एक फिश है, जैसा कि हम फिगर में अगर देखें, ठीक है। तो बोल रहा है इज लुकिंग एट द बॉल, बॉल को देख रही है, एट एन इंस्टेंट वेयर द बॉल इज 12.8 मीटर एबव द वाटर सरफेस। 20 मीटर से उसको जो है ड्रॉप किया गया है बॉल को, लेकिन जब उसकी हाइट 12.8 मीटर रह जाती है तब जो है वाटर सरफेस से, ठीक है, तब जो है फिश जो है बॉल को देख पाती है। तो बोल रहा है द फिश सीज द स्पीड ऑफ बॉल एज जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर जी की वैल्यू दिया है। और तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है जो स्पीड दिखेगी फिश को बॉल की, वो क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो जो फिगर है हमारा, हम यहाँ से मान रहे हैं कि u इक्वल्स टू 0, मतलब यहाँ से ड्रॉप किया गया और यहाँ से एक दूसरे पॉइंट ओ तक, O1 आते तक, ओ से ड्रॉप किया गया, O1 पॉइंट पे आते आते उसकी स्पीड कितनी हो जा रही है, v हो जा रही है। और ये हाइट इसकी कितनी बचती है उस टाइम पर, 12.8 मीटर। और इसी हाइट पर जब बॉल पहुंचती है तब फिश इसको देखती है, ठीक है। तो टोटल अगर हाइट देखें तो कितने हैं, सरफेस से 20 मीटर है, उसमें से 12.8 मीटर कम हो गई है, सॉरी 12.8 मीटर बची हुई है। और इसके लिए वाटर का हमें दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि 4/3 है। तो हम बोल सकते हैं कि जब बॉल जो है O1 पॉइंट पे है, उस पॉइंट पर क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि जो v स्क्वायर है ये इक्वल होगा 2g इंटू 20 माइनस हो जाएगा 12.8 के, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टोटल हाइट कितनी थी 20, उसमें से 12.8 अगर निकाल दें तो इतनी हाइट कम हुई है। तो इतने हाइट में इतनी जो है डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसने कितनी स्पीड गेन की, ये हमें मिल जाएगा यहाँ से। तो ये आ जाएगा हमारे पास v इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये जो स्पीड आई है ये 12 मीटर पर सेकेंड स्पीड है जो कि एयर मीडियम में दिख रही है, लेकिन जो फिश है वो क्या है, दूसरे मीडियम में है, क्योंकि यहाँ पर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 4/3 है। तो इस वजह से इसको जो स्पीड दिखेगी वो डिफरेंट दिखेगी जो कि एक्चुअल में उसकी स्पीड है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि फिश के रिस्पेक्ट में जो बॉल है हमारी उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, y मीटर है, ठीक है। इसकी डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच में, O1 पॉइंट से फिश की जो दूरी है वो कितना है, y मीटर है। तो यहाँ से बोल सकते हैं सरफेस के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो y इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास s इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास म्यू इंटू वाई के, स्पीड निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो s इक्वल्स टू वाई इंटू म्यू हो जाएगा, म्यू यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
सो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ds डिवाइड बाय हो जाएगा dt टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इंटू म्यू, म्यू के कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा dy डिवाइड बाय हो जाएगा dt के, ठीक है। और dy बाय डिवाइड dt क्या होता है, वेलोसिटी होती है, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू वी के। सो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें अगर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो ds बाई dt है इसको हम मान लेते हैं v डैश है, तो v डैश इक्वल्स टू आ गया हमारे पास म्यू इंटू वी के, ठीक है। v डैश किसकी वेलोसिटी है, किसको दिखेगी, ये अपरेंट वेलोसिटी एक्चुअली हम बोल सकते हैं इसको, जो कि फिश को दिख रही है। तो ये हो जाएगा म्यू, म्यू की वैल्यू हमें दे रखा है 4/3 मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल स्पीड जो है वह है 12 मीटर पर सेकंड की, और ये आ जाएगा हमारे पास 16 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो जो फिश को दिखेगी बॉल की वेलोसिटी वो क्या दिखेगी, 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड दिखेगी, ठीक है, वेलोसिटी दिखेगी एक्चुअली, जबकि उसकी स्पीड कितनी है, उसकी है 12 मीटर पर सेकंड की, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में चेक करें तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन 16 मीटर पर सेकंड। ਹੈਲੋ एवरीवन, ਲੈਟਸ ਰੀਡ ਦ ਕੁਐਸਚਨ। ਇੱਕ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈਗਾ 에ਅਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਓਪਨ ਟੂ 에ਅਰ, ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਦੇ ਵੱਲ ਓਪਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੀ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਇਜ਼ ਥੀਟਾ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਥੀਟਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ, ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੈਸ ਹੈਗਾ। मतलब कंडीशन की गिवन हैगी दैट थीटा इज लैस दैन क्रिटिकल एंगल, इज लैस दैन क्रिटिकल एंगल। तो क्वेश्चन दे विच की पूछ रहे ने, दैन देयर विल बी, तो उत्थे की होएगा, ओनली एक रिफ्लैक्टेड रे होएगी तो कोई भी रिफ्रैक्टेड रे नहीं होएगी, ओनली एक रिफ्रैक्टेड रे होएगी तो कोई भी रिफ्लैक्टेड रे नहीं होएगी, एक रिफ्लैक्टेड रे होएगी एक रिफ्रैक्टेड रे होएगी, तो जो उन्होंने विचकार एंगल बनेगा दैट वुड बी लैस दैन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। एक रिफ्लैक्टेड रे बनेगी, एक रिफ्रैक्टेड रे बनेगी, एंड एंगल बिटवीन दैम वुड बी ग्रेटर दैन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंगल ऑफ इंसीडेंस हैगा वो क्रिटिकल एंगल तो की हैगा लैस हैगा, प्लस जी रे हैगी वाटर तो एयर वाल जा रही हैगी, तो किहड़े मीडियम वाल जा रही हैगी, डेंसर टू रेयर मीडियम दे वल ट्रैवल कर रही हैगी, डेंसर टू रेयर मीडियम दे वल ट्रैवल करती हैगी। तो कंडीशन की हुंदी हैगी, जो रे ऑफ लाइट डेंसर तो रेयर मीडियम दे वल ट्रैवल करती है एंड एंगल ऑफ इंसीडेंस लैस होएगा क्रिटिकल एंगल दे नालों, तो उत्थे रिफ्लैक्टेड रे भी हुंदी हैगी, क्योंकि रे की करती हैगी पार्शली रिफ्लैक्ट करती हैगी एंड पार्शली की करती हैगी रिफ्रैक्ट, पार्शली रिफ्रैक्ट। तो दोनों रेज उत्थे की होणगियां, प्रेजेंट होणगियां। रिफ्रैक्टेड रे भी होएगी जिहड़ी कि एक सरफेस तो दूसरे सरफेस जाके नॉर्मल तो अभी बेंड कर जाएगी, प्लस उत्थे रिफ्लैक्टेड रे भी होएगी। तो इधर तो ए ऑप्शन आएगा या फिर ए ऑप्शन आएगा। हुण गल करते हैं एंगल की कि दोनों रेज दे विच जो इत्थे एंगल बनेगा, लेट अस सपोज दैट इज एंगल आई, तो असीं आई जिहड़ा हैगा वो देखना हैगा कितना होएगा, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा तो ग्रेटर होएगा या फिर 180 डिग्री माइनस 2 थीटा तो लैस होएगा। नाउ वी कैन सी कि अगर असी इस रे नूं बैकवर्ड प्रोसीड करिए, मतलब फॉरवर्ड प्रोसीड करिए, तो नॉर्मल दे नाल जो एंगल बनेगा, जेकर ये एंगल थीटा हैगा तो ये एंगल भी कितना बनेगा, थीटा। लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन तो ए एंगल थीटा हैगा, ए एंगल ऑफ इंसीडेंस हैगा, ए एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन हैगा, ते आई डैश ले लेंदे हैगे हां। तो आई ते आर की होणगे इक्वल, ए भी थीटा हो गया, ए भी थीटा हो गया, तो टोटल सम जिहड़ा बनेगा इन्ने एंगल दा इथों तो लैके इथों तक वो कितना होएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री दे विचों 2 थीटा असीं माइनस कर देवांगे, तो साडे कोल जिहड़ा 180 डिग्री दे विचों 2 थीटा माइनस करांगे तो कितना एंगल बचेगा, ए वाला एंगल बचेगा सारा। पर फाइंड आउट कितना करना हैगा, आई डैश। दैन वी कैन क्लीयरली सी कि जिहड़ा आई डैश हैगा वो की हो जाएगा, लैस दैन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, क्योंकि आई डैश दे विचों इत्थे भी एक एंगल होएगा, सपोज वो वाला एंगल साडे कोल आर हैगा, तो आई डैश की होएगा साडे कोल, आई डैश इक्वल होएगा 180 डिग्री माइनस 2 थीटा माइनस आर दे। हुण अगर असीं आर नूं छड्ड दईए तो असीं की लिख सकते हैं दैट आई डैश इज लैस दैन दिस। सो ए ऑप्शन की होएगा करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट द ग्लास वाटर इंटरफेस एट एन एंगल आई, इट emerges फाइनली पैरेलल टू द सरफेस ऑफ वाटर, देन द वैल्यू ऑफ म्यू जी वुड बी। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि लेट से ये ग्लास है, ये वाटर है और ये एयर है, तीन अलग अलग मीडियम दिए हुए हैं। इसका म्यू जी मान लेते हैं, इसका म्यू डब्ल्यू मान लेते हैं और इसका म्यू तो 1 है।
ठीक है, दिया तो वाटर का भी हुआ है लेकिन हम म्यू डब्ल्यू मान लेते हैं। यहाँ पे इस इंटरफेस पे ये 1 मान लेता हूँ और इसको 2 मान लेता हूँ, 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ कि रिफ्रैक्शन एट सरफेस 1। ठीक है, सरफेस 1 पे क्या करना है अपने को, रिफ्रैक्शन करना है। तो क्या होगा, स्नेल्स लॉ से लिखूंगा n1 यानी कि म्यू जी साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू डब्ल्यू साइन आर लिखूंगा, क्योंकि क्या होता है n1 साइन आई इज इक्वल्स टू n2 साइन आर। n1 होता है जिस मीडियम से रे आ रही है, n2 होता है जिसमें जा रही है, तो जिससे आ रही है वो है ग्लास, तो म्यू जी, आई एंगल पे आ रही है तो साइन आई, और जा रही है वाटर में तो म्यू डब्ल्यू, और साइन आर क्योंकि रिफ्रैक्शन एंगल हो गया आर। करेक्ट। अब इस वाली इंटरफेस पे क्या लिखूंगा, फॉर सरफेस 2 आई विल राइट इट एज फॉर सरफेस 2। दूसरी सरफेस पे क्या हो रहा है, स्नेल्स लॉ लगाऊंगा अगेन, इंसिडेंट एंगल है आर। ठीक है, तो म्यू डब्ल्यू, अब देखो रे म्यू डब्ल्यू से आ रही है और एयर में जा रही है, तो म्यू डब्ल्यू साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू एयर साइन आई। ठीक है, साइन आर आएगा, आर क्या है 90 डिग्री है, साइन 90। ये तो क्रिटिकल एंगल वाला कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे, तो ठीक है। तो यहाँ से मैं साइन आर की वैल्यू लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, म्यू डब्ल्यू, साइन आर की वैल्यू लिखता हूँ 1/μw। ठीक है, 1/μw आ गई। अब साइन आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, तो देखो भाई म्यू जी इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, म्यू जी इज इक्वल्स टू म्यू जी साइन आई बनेगा अपने पास में म्यू डब्ल्यू इंटू साइन आर। साइन आर की वैल्यू क्या है 1/μw, म्यू डब्ल्यू से म्यू डब्ल्यू कैंसिल आउट हो गया, तो म्यू जी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में 1/sin आई। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है 1/sin आई, बी। Hello. So the question is, a ray of light that is passes through the 4 transparent media with the refractive index is given to us mu1, mu2, mu3 and mu4. Okay, and the surfaces of the all media are the parallel. Okay, and the emergent ray that is CD, which is parallel to the incident ray, means these here whatever the angle is formed, that is to be equal to the incident angle. Okay, so now we must have, so basically we have given some of options in which we have to find which one is correct. Okay, so now let us first check the angles that is formed by each surfaces of each on each surfaces by the light. Okay, so let's say this angle is I, and the very first, and this one is R1, so this is also R1, and here that is R2 is formed, so this one should be also equal to R2 as they are equal. Okay, and this one is equal to I. Understood. So now we have the all four transparent media, and the refractive index of each is given to us. So now just apply the Snell's law for each. Snell law. Okay, so now apply Snell law for each. Okay, so let us say for the very first, for this, let's say this is P, this one is Q, and this one is R. So apply it for P. So when you applied it for the P, you can write it here that we know that Snell law is what, it is mu1 sin I equals mu2 sin R. So here the angle I is I. Okay, and the mu2 is the second medium for which the R is R1. Okay, this is your equation number 1. Similarly, you can apply for the Q. So you can write for the Q is mu2 sin R1 is the incident, and mu3 for the second media, and the angle is R2 now. Okay, that is second equation. Now apply for the R. Okay, for the R it can be written as mu3 sin R2, and here you can write mu4 sin I, which, okay, so this is, let's say this is your equation number. Okay, so now let's check the possibilities due to these three equations. So now you can see this in the equation 1. When you see this equation 1 here, the mu1 sin I equals to mu2 sin R1. Okay, and this mu2 sin R1 basically equal to mu3 sin R2, and this mu3 sin R2 basically equal to mu4 sin I. Means this mu2 sin R1 can be replaced by this. You can replace by this. Okay, here I'm going to write it. Okay, so mu1 sin I, you can write by equation 1 and 2. Mu1 sin I can be written as mu3 sin equal to mu3 sin R2. It is R2. Okay, by the equation 1 and 2 you can write it as. Now let's say this is equation number 4. So now by
by equation 4 and 3. Now equation 4 and 3, so you can write mu1 sine I equals to mu 4 sine I. From this you can see this sine I cancel out, so you can the final answer of this question is what it is, mu1 equals mu 4, or you can say mu 4 equals mu1, means D option is the correct. Thank you. चलिए पहले वही क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हमसे क्या कह रहा है. A rectangular glass slab ABCD of refractive index N1 is submerged in water of refractor index N2. अच्छा ठीक है, हमें दे रखा है N1 is greater than N2. A ray of light is incident at a surface AB of the slab as shown in figure. The maximum value of angle of incidence alpha max such that the ray comes out only from the other surface CD is given by. ठीक है, तो कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है. इसमें समझने की क्या है कि रे CD से तब निकलेगी जब TIR होगा रे का, TIR एट AD, तभी जो रे है वो CD से निकलेगी. तो बस अब हमारे को पता है, तो बस हमारे को ये लगाना है जिससे रे ये पार्ट ट्रेस करेगी. ये नॉर्मल बनाया, यहाँ पर TIR होगा और रे निकल जाएगी. ठीक है, अगर ये मेरे पास R1 है, ये R2 है, ये पैरेलल लाइन से, तो ऑल्टरनेट एंगल ये कितना होगा, R1. अब मेरे को पता है R1 प्लस R2 is equals to 90 डिग्री, R2 is equals to 90 डिग्री माइनस R1. ठीक है, अब ये R2 क्या है, ये होगा हमारा क्रिटिकल एंगल. ठीक है, आपको बात समझ आ रही है. तो क्रिटिकल एंगल की कंडीशन लगा देते हैं, साइन थीटा C is equals to N2 अपॉन N1. इसको हम लिख सकते हैं थीटा C is equals to साइन इनवर्स ऑफ N2 अपॉन N1. ठीक है, अब बात करते हैं इसकी. अब स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो यहाँ से हमारे पास R1 मैक्स की वैल्यू क्या जाती है, 90 डिग्री माइनस थीटा C. थीटा C क्या है हमारे पास, क्रिटिकल एंगल जो निकाला है, क्रिटिकल एंगल. ठीक है, अब स्नेल्स लॉ लगाते हैं एट द सरफेस AB. स्नेल्स लॉ एट AB, तो इससे क्या आएगा हमारे पास, N1 अपॉन N2 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ अल्फा मैक्स अपॉन साइन R1 मैक्स. R1 क्या था हमारे पास, इज इक्वल्स टू साइन अल्फा मैक्स अपॉन साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा C. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन अल्फा मैक्स अपॉन कॉस थीटा C. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, साइन अल्फा मैक्स इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N2 कॉस थीटा C. थीटा C की वैल्यू डाल देते हैं, N1 अपॉन N2 कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ N2 अपॉन N1. तो इससे हमारी वैल्यू आ जाती है अल्फा मैक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ N1 अपॉन N2 कॉस ऑफ साइन इनवर्स N2 अपॉन N1. तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. ऑप्शन देखते हैं कौन सा है. हाँ, तो हमारा फर्स्ट को ऑप्शन मैच कर जाता है, तो हमारा आंसर भी आ जाता है ए. क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. थैंक यू. Hello everyone, a diverging beam of light
from a point source S having divergence angle alpha falls symmetrically on a glass slab as shown in the figure. The angle of incident of two extreme rays are equal. If the thickness of glass slab is T and the refractive index of the slab is N, then the divergent angle of the emergent beam. So if you see what will happen here, so it is falling on them symmetrically. So this angle is alpha by 2, this angle is also alpha by 2. So angle of incidence is also alpha by 2, alpha by 2, you can see. So what will happen? Let's say they will went with refraction like this and like this. So what will happen? Let's say after refraction, it will have angle this R. Then here also they will make R. This will be also R. This will be also R. So from the Snell's law, if you see mu1 sine I is equals to mu2 sine R. For the third medium is also mu1. So I will write. So from here you can see E is equals to I only, right? So after here emerging here, you will get the angle E that will be equals to incident angle only, right? So what will happen if you see the situation? So if I say this angle is beta by 2 and this angle is also beta by 2, so beta will be equals to alpha here, right? From the Snell's law you can verify the same. So if you see from the vertical they both are making beta by 2, but one in clockwise, the other is anti-clockwise, and alpha is equals to beta. So angle of divergence is equals to alpha only, the same as that it was earlier, because the emergent angle is same as that of incident angle. Now you can check for the option. So B here will be the correct option. Thank you. इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ डेंसर मीडियम स्ट्राइक अ रेयरर मीडियम एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई द reflected and refracted rays make an angle of 90 degree with each other. The angle of reflection and refraction are R and R dash. तो क्रिटिकल एंगल आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो देखो इस वाली सरफेस पे अगर मैं लगा दूं क्रिटिकल एंगल फॉर्मूला, ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल के लिए क्या होगा, n1 sin i इज इक्वल्स टू होगा n2 sin r, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं क्रिटिकल एंगल फाइंड कर रहा हूँ तो थीटा सी, लेट से क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है तो थीटा सी हो गया, और आर की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 90 डिग्री, तो यहाँ 90 लिख दूंगा, ठीक है। तो थीटा सी की जो वैल्यू आ जाएगी अपने पास वो आ जाएगी साइन इनवर्स n2 अपॉन n1। अब डेंसर मीडियम में स्ट्राइक कर रही है रेयरर मीडियम से, रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ डेंसर मीडियम स्ट्राइक एट अ रेयरर मीडियम एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है, मतलब कि डेंसर से रेयरर में जा रही है, ठीक है, करेक्ट है ये बात। तो अब देखो हमें ये बोला गया है, ये मैं मान लेता हूँ n1 है, ये n2 है, और n1 इज ग्रेटर देन n2 है, ये बात भी फैक्ट है क्योंकि डेंसर से रेयरर में जा रही है। अब ये एंगल हो गया अपना r, ठीक है, ये एंगल हो गया r डैश। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से स्नेल लॉ लगाते हैं रिफ्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे रिफ्रैक्शन के लिए ये हो जाएगा n1 साइन i इज इक्वल्स टू n2 साइन r डैश, ठीक है, रिफ्रैक्शन एंगल r डैश है। अब ये मुझे पता है कि r प्लस r डैश जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो लिख सकता हूँ n1 साइन i इज इक्वल्स टू n2 साइन 90 माइनस r, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास n1 बाय n2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, cos r अपॉन साइन i, और i क्या है, r के बराबर है, यहाँ तो रिफ्लेक्शन हो रहा है i और r, ठीक है, अगर यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है तो i r के बराबर है, तो हो जाएगा साइन i और ये साइन r लिख देंगे साइन i की जगह। तो n2 अपॉन n1 की जो वैल्यू आएगी वो साइन r अपॉन cos r हो जाएगी, यानी कि tan r हो जाएगी, या फिर मैं उसको tan r हो जाएगी, करेक्ट।
अब देखो साइन आई n2 अपॉन n1 जो है उसकी वैल्यू अगर मैं इधर रख दूँ, डायरेक्ट पुट कर दूँ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स थीटा सी जो होगा वो बन जाएगा साइन इनवर्स n2 अपॉन n1 यानी कि tan r बन जाएगा। यही मुझे फाइंड करना था, तो ऑप्शन ही हो गया आपका करेक्ट आंसर। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, ए ट्रांसपेरेंट स्लैब ऑफ ए थिकनेस d हैज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स nz that increases with the z. Here z is the vertical distance inside the slab measured from the top. The slab is placed between the two media with the uniform refractive indices n1 and n2. Okay, so n2 is greater than n1. Theta I from the medium first and emerge in the medium second with the refraction angle theta f with the lateral displacement L. So which of the following statements is are true? Okay, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि यहाँ पे हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे ट्रू होंगे। ओके, और यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक ट्रांसपेरेंट स्लैब है ये हमारा। ओके, ये क्या है यहाँ पे जो हमें दिख रहा है, ये क्या है हमारा, यहाँ पे स्लैब है ये। ओके, ये ट्रांसपेरेंट स्लैब है और यहाँ पे इस स्लैब का हमें थिकनेस d गिवन है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो nz है। ओके, और यहाँ पे z जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस है इनसाइड द स्लैब, मतलब कि इनसाइड द स्लैब यहाँ पे ये हमारा वर्टिकल डिस्टेंस है। ओके, और टॉप से बॉटम की साइड, मतलब कि जैसे जैसे हमारा z बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी हमारा यहाँ पे इंक्रीज करेगा। ओके, और ये जो स्लैब है कहाँ रखा हुआ है, दो यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रखा हुआ है। ओके, n1 यहाँ पे है और n2 यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे एंगल हमें गिवन है और बोला है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2 वो ग्रेटर देन है n1 से। ओके, तो बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होंगे। तो देखो ऑप्शन वाइज चलते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे क्या लिखा है कि n1 sin थीटा i इज इक्वल टू n2 sin थीटा f। ओके, ये लिखा है। तो अब यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे ये हमारा क्या है, स्नेल्स लॉ है। स्नेल्स लॉ यहाँ पे देखो हम लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये हमारी क्या है, इंसिडेंट रे है। ये हमारी क्या है, इंसिडेंट रे है। ओके, और यहाँ पे ये रे क्या है, हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। क्या है ये, रिफ्रैक्टेड रे है। ओके, तो यहाँ पे देखो स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं, मतलब कि स्नेल्स लॉ में क्या होता है कि जो हमारा इंसिडेंट रे है, ओके, मतलब कि जहां पे लाइट हमारी इंसिडेंट हो रही है, ओके, तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम का साइन एंगल, ओके, मतलब कि साइन थीटा आई। ओके, तो सिंपली यहाँ पे देखो इस मीडियम में ये क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्नेल्स लॉ n1 साइन थीटा आई इज इक्वल टू, यहाँ से देखो रिफ्रैक्ट हो रही है तो क्या लिखेंगे, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 और n2 में साइन थीटा f। ओके, तो ये क्या होता है हमारा स्नेल्स लॉ, क्या होता है, स्नेल्स लॉ। ओके, तो यहाँ से देखो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ओके, तो स्नेल्स लॉ क्या होता है कि मतलब कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पे रे हमारी इंसिडेंट हो रही है और जहाँ से रे हमारी रिफ्लेक्ट हो रही है वहाँ का रिफ्रैक्टिव एंगल। ओके, तो ये होता है हमारा स्नेल्स लॉ। तो अब यहाँ पे देखो जो ये सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पे हमारा n1 sin थीटा i इज इक्वल टू n2 माइनस n1 sin थीटा f। ओके, तो यहाँ पे देखो ये नहीं लगा सकते कि इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस। ओके, तो ये स्नेल्स लॉ को फॉलो ही नहीं करता, तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे हमारा रॉन्ग हो जाता है। अब देखो L इज इंडिपेंडेंट ऑफ n2। ओके, ये देखना है। तो यहाँ पे देखो L किस पे डिपेंड करेगा, ये जो L है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये किस चीज पे डिपेंड कर। अब यहां से देखो रे क्या हुई हमारी, इंसिडेंट हुई। ओके, तो वो क्या होगा, देखो क्या होता है कि रे हमारी जब रेरर मीडियम टू डेंसर जाती है, कहां से, रेरर टू डेंसर, तो क्या होता है कि वो अपने नॉर्मल की साइड बेंड हो जाती है, मतलब कि रेरर टू डेंसर जाएगी तो नॉर्मल की साइड बेंड हो जाती है। अब जब डेंसर से कहां जाएगी, रेरर जाएगी, तो वो क्या होती है, दूर चली जाती है, मतलब कि अवे द नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे देखो ये जो L है, मतलब कि ये डिस्टेंस क्या है, यहाँ से इस नॉर्मल से इस नॉर्मल पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ है, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये L, ये डिपेंड करेगा देखो हमारे nz पे, मतलब कि जो इस स्लैब का थिकनेस है। ओके, जो इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस स्लैब का। तो जितना इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज्यादा होगा, ओके, तो जैसे जैसे देखो रे हमारी क्या होगी, इंसिडेंट होगी। ओके, तो ये रे ऐसे आएगी और ऐसे बाहर निकल जाएगी। ओके, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, ये डिस्टेंस देखो हमारी किस पे डिपेंड करेगी, यहाँ से, और ये जो रिफ्रैक्टिव रे है, ये जो परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ करा है यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट।
ओके तो ये एल जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, इस एन जेड पे डिपेंड करेगा कि ये एन जेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कितना है। ओके अगर ये कम होगा तो ये नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, अगर ये एन जेड हमारा ज्यादा होगा तो नॉर्मल से दूर शिफ्ट हो जाएगी। ओके तो एल जो है वो हमारा किस पे डिपेंड करेगा, एन जेड पे डिपेंड करेगा। तो यहां से हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाता है। और एल थर्ड ऑप्शन में देखो क्या लिखा कि एल जो है वो इंडिपेंडेंट है मेरा N2 के, तो बिल्कुल करेक्ट बात है। एल जो है हमारा वो इंडिपेंडेंट है N2 पे, N2 पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। N2 तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां पे हमारा जो रे है वो हमारी रिफ्रैक्शन के बाद मतलब कि इमर्ज होने के बाद बाहर निकल रही है। ओके तो यहाँ पे ये एल जो है, एल का हमसे डिपेंडेंस पूछी है तो वो सिर्फ एनजेड पे डिपेंड करेगा ना कि N2 पे। ओके तो एल जो है इंडिपेंडेंट होगा N2 से, तो यहाँ पे ये हमारा करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से देखो हमें करेक्ट ऑप्शन बताने थे कौन कौन से ट्रू होंगे। तो यहाँ पे देखो ट्रू ऑप्शन है हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट। ओके तो यही हमें फाइंड आउट करना था। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस एंड रेफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 is equals to 1.4 is coated on the convex spherical surface of the radius r at one end of a long solid glass cylinder of refractive index N2 1.5 as shown in the figure. Rays of light parallel to the axis of the cylinder traversing through the film from air to glass get focused at distance f1 from the thin film, while rays of light traversing from glass to air get focused at distance f2 from the film. Then f1 f2 का प्रोबेबली आपको रिलेशन पूछा हुआ है। तो देखो आप यहाँ से क्या लिखेंगे कि एयर से जो ठीक है ये यहाँ पे थिन फिल्म लगाई गई है आपको, ठीक है। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है N1 1.4 और जो N2 है ग्लास रोड इसका है 1.5, ठीक है। यानी कि ये एयर का है 1, तो एयर जा रही है अपने से डेंसर मीडियम में तो नॉर्मल की तरफ आएगी और फिर अगेन रे जाएगी अपने से दोबारा डेंसर मीडियम में तो अगेन वो नॉर्मल की तरफ आएगी, ठीक है। तो दो जगह पे फोकस होती है वो f1 पे और f2 पे, ठीक है। जो पहली वाली थिन फिल्म है, ठीक है, एयर से जो पैरेलल रे आ रही है, ठीक है, सिलेंडर पे थ्रू द फिल्म फ्रॉम एयर टू ग्लास, ठीक है। जो रेज एयर से ग्लास में आ रही हैं वो किसी डिस्टेंस पे फोकस होती हैं, ठीक है, और वो हम पोल से मान लेते हैं कितनी है f1 है, ठीक है। और जो यहाँ से ग्लास से एयर में जा रही है, ठीक है, वो किसी दूसरी डिस्टेंस पे फोकस होती है, ठीक है, उसको हम मान लेते हैं कितनी f2, ठीक है। ये f2 वाली रेज होगी। तो आपको f1 f2 में बताना रेशो, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल्स टू r, सॉरी μ2 माइनस μ1 अपॉन r आएगा। बीच में जो थिन फिल्म है, ठीक है, इसकी वजह से कोई असर पड़ेगा नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये जो हमारे पास स्फेरिकल सरफेसेस होती है उनसे हम जब लिखते हैं, ठीक है, तो क्या लिखते हैं हम, एक मीडियम से दूसरा मीडियम लिखते हैं, ठीक है। इस मीडियम के बाहर भी एयर है और इधर भी एयर है, तो सराउंडिंग को हम काउंट करते हैं, इसको काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे चाहे कुछ भी डाला हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिफ्रैक्शन पे, ठीक है। तो मैं लिखूंगा भाई μ2 क्या है 0.5 अपॉन v क्या है f1 पे फोकस हो रही है, माइनस μ1 है 1, u है इनफाइनाइट से आ रही है 1.5 माइनस 1 अपॉन r लिख दिया, ठीक है। तो f1 की वैल्यू कितनी आ गई, f1 की वैल्यू आ गई 1.5 r अपॉन 0.5 यानी कि 3r। तो f1 तो हो गया आपके पास में 3r, तो f1 आ गया, ए ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। अब सिमिलरली जब यहाँ से और यहाँ जाएगी रे तो मैं क्या लिखूंगा, फिर उसके लिए n1 हो जाएगा आपका, सॉरी μ1 हो जाएगा 1.5 और μ जाएगा कितना 1। तो सेम फॉर्मूला पुट करके लिख सकता हूँ 1 अपॉन f2, अब की बार इमेज f2 पे बन रही है, माइनस 1.5 अपॉन इनफाइनाइट, अगेन रेज तो इनफाइनाइट से आ रही है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1.5 अपॉन माइनस r। इस बार देखो माइनस r क्यों लिया है, इधर की साइड अगर मैं पॉजिटिव चल रहा हूँ, ठीक है, रेज की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो गई, इधर की साइड हो गई, तो अब मैं इधर पॉजिटिव ले रहा हूँ, इधर नेगेटिव ले रहा हूँ, ठीक है। और इसकी रेडियस काउंट करने के लिए मुझे किधर जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा पोल से, ठीक है। तो देखो यहाँ लिख सकता हूँ मैं f2 जो होगा 1 अपॉन f2 वो कितना हो जाएगा 0.5 अपॉन r हो जाएगा, तो f2 हो जाएगा आपके पास सीधा सीधा 2r, ठीक है। तो 2r कौन सा है, ऑप्शन सी, तो दोनों करेक्ट है। सो इस क्वेश्चन बोल रहा है अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम फॉल्स ऑन अ सरफेस सेपरेटिंग द मीडियम फ्रॉम एयर, ठीक है।
इस तरह सा एक सिचुएशन बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री, जो रे का इंसिडेंस एंगल है वो 45 डिग्री है। बोला द रे अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इफ म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, देन सेलेक्ट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ म्यू फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पर कुछ म्यू की वैल्यूज दी गई हैं और हमसे ऑप्शन में पूछा गया है कि 1 2 सही है या 2 3 सही है या 3 4 या 1 4, इनमें से कौन से वैल्यूज जो हैं वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हम बोल सकते हैं कि सफिशिएंट, मतलब उसके अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो हम बोल सकते हैं कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसके लिए क्रिटिकल एंगल की हम बात करते हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोले कि जो साइन सी होगा, सॉरी, जो क्रिटिकल एंगल जिसको हम साइन सी बोलते हैं, साइन सी क्या होता है, मीडियम की बात करें तो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1/μ के इक्वल होगा। तो यहाँ पर आई जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए सी। आई क्या है, ग्रेटर और इक्वल हम बोल सकते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। अगर आई की वैल्यू जो इंसिडेंस एंगल है उसकी वैल्यू क्रिटिकल एंगल के इक्वल या उससे ग्रेटर होगी तो ये केस किसका होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ये केस होगा जब आई की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल देन होगी सी के। अब यहाँ पर देखिए अगर तो 45 डिग्री दे रखा है, तो अगर ये 45 डिग्री हमारा आई की वैल्यू है, ठीक है, आई इक्वल टू कितना है 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन होना चाहिए सी के या इक्वल होना चाहिए। इक्वल मतलब मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, क्रिटिकल एंगल की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। और अगर देखना है जो हमें परफेक्ट अगर देखें तो हम बोल सकते हैं कि 45 से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू क्रिटिकल एंगल के लिए, तो हम इसलिए ग्रेटर देन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो साइन 45 इज ग्रेटर देन सी, या इसको हम बोल सकते हैं 45 इज ग्रेटर देन सी, या बोल सकते हैं साइन 45 इज ग्रेटर देन होना चाहिए साइन सी के। और जो कि है अगर देखें तो यहाँ पर बोल सकते हैं साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और ये ग्रेटर देन होनी चाहिए साइन सी। साइन सी क्या है हमारे पास 1/μ के, तो ये हो जाएगा 1/μ। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो म्यू इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास, सॉरी इक्वल नहीं होगा, म्यू हमारा जो होगा वो कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा √2 के, ठीक है। दैट इज अगर वैल्यू देखें तो √2 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1.4 के। तो हम देख सकते हैं जो हमारी वैल्यू आ रही है क्या है, म्यू इज ग्रेटर देन है √2 के, ठीक है। अब हम चेक करते हैं यहाँ पर, तो 1.4 देख सकते हैं हमारे पास कौन सी वैल्यू है 2, और ये कम है, इससे कम है, तो इससे कम पॉसिबल नहीं है, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या चाहिए, म्यू की वैल्यू 1.4 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो 1.4, 1.5 भी है और 1.6 भी है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन जो थर्ड है, सॉरी 1.4 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो 1.4 भी नहीं होगा, 1.4 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि कौन कौन सी सही है यहाँ पर करेक्ट वैल्यू है 1.5 और 1.6। तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। मतलब म्यू की इन दोनों वैल्यू के लिए जो रिफ्लेक्शन मिलेगा वो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 एज शोन इन फिगर has a curved surface APB of the radius of curvature 10 cm and a plane surface CD. On the left of APB is air and on the right of CD is water with refractive indices as given in the figure. An object O is placed at a distance of 15 cm from the pole P as shown. The distance of the final image of O from P as viewed फ्रॉम द लेफ्ट इज, ठीक है। तो डायग्राम में दिखाया गया है आपके पास में एक कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस आपको यहाँ पे लगाना है, ये पता चल चुका होगा आपको, ठीक है। यहाँ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे अपन ने ऑब्जेक्ट प्लेस कर रखा है, इसकी फाइनल इमेज बतानी है। इधर आपके पास एयर है और इधर वाटर है, ठीक है। इसका खुद का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। तो मैं इस वाली कर्व्ड सरफेस पे रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाता हूँ। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस क्या होता है, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r हो गया, ठीक है। अब देखो μ2 क्या है, μ2 है वो मीडियम जिसमें रे जा रही है, तो रे आ रही है 2 रेफ्रैक्टिव इंडेक्स से और जा रही है 1 में, तो लिखूंगा 1/v माइनस
म्यू वन क्या है, म्यू वन है अपने पास में 2 अपॉन यू। देखो जिधर जाए काम की रेस उधर पॉजिटिव, यानी कि पोल से इधर मैं पॉजिटिव लूँगा और इधर नेगेटिव लूँगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ये डिस्टेंस नापने के लिए पोल से इधर जाना पड़ेगा 15 सेंटीमीटर, तो लिखूँगा -15, ठीक है। तो μ2 माइनस μ1 हो जाएगा 1 - 2 अपॉन r। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, अगेन नापने के लिए मुझे इधर जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी ये जो सर्कल बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक है, और इसकी रेडियस अगर मुझे नापनी है पोल से तो इधर जाना पड़ेगा, तो वो हो जाएगी -10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो -10 लिख दिया। तो भाई क्या बन गया अपने पास में 1/v बन गया, 1/v जो बन गया वो हो गया 1/10, क्योंकि -1/10 1/10 हो गया, और ये प्लस हो जाएगा तो इधर लेके आऊँगा तो -2/15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास 30 एलसीएम आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 - 2, ठीक है, 1/v की वैल्यू। तो v क्या आ जाएगा आपके पास में, सीधा सीधा 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर पे बन जाएगी इसकी फाइनल इमेज। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट of wavelength 6000 angstrom in vacuum enters a medium of refractive index 1.5. In the medium its wavelength and frequency is। आपको क्या फाइंड करनी है, wavelength and frequency फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो जब मैं म्यू की बात करता हूँ, जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू एयर, वो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक है, इन मीडियम 1, और डिवाइड करूंगा उसको स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यानी कि जिस मीडियम से आ रही है और जिस मीडियम में जा रही है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब देखो स्पीड जो होती है वो क्या होती है, v होती है f लैम्डा। अगर मैं v1 की बात करूंगा तो लिखूंगा f लैम्डा 1, और v2 की बात करूंगा तो लिखूंगा f लैम्डा 2। देखो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सोर्स पे डिपेंड करती है, वो कभी भी मीडियम के साथ चेंज नहीं होती है। कोर कॉन्सेप्ट है वेव्स का, ठीक है, फ्रीक्वेंसी किसी भी मीडियम में चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना f लैम्डा 1 और डिवाइडेड बाय f लैम्डा 2, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू, यानी कि 1.5 के बराबर, ठीक है। एयर के रिस्पेक्ट में अपने मीडियम का क्या है 1.5, क्योंकि वैक्यूम का या एयर का जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है वो तो 1 ही होता है, ठीक है। तो f से f कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब लैम्डा 1 जो है, सॉरी लैम्डा 2 जो है वो क्या हो जाएगा 6000 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन 1.5। तो ये हो जाएगा आपके पास में लैम्डा 2 की वैल्यू 4000 एंगस्ट्रम, ठीक है, करेक्ट है ये बात तो बिल्कुल। अब मुझे फाइंड क्या करना है, लैम्डा 2 फाइंड कर लिया, अब मुझे फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है आपके पास में v अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो देखो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कितनी है अपने पास में, वो तो फ्रीक्वेंसी तो मैं किसी भी मीडियम में निकालूंगा सेम ही आएगी, ठीक है, वो है 3 × 10⁸, और लैम्डा कितना है, लैम्डा आपके पास है 6000, ठीक है। तो ये आ गया 6000 एंगस्ट्रॉम इंटू 10⁻⁻10, तो ये आ गया आपके पास में 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये आ गई फ्रीक्वेंसी, करेक्ट है। तो इस तरह से आप फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं किसी भी लाइट रे की या लाइट वेव की, एक मीडियम से जो दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है। Hello guys, here the question is a light wave of frequency 5 × 10⁻14 hertz enters a medium of refractive index 1.5. If the velocity of the light wave is dash dash and its wavelength is dash dash. So guys, we have to find the velocity of light wave and its wavelength. So as we know that speed in any medium is equals to v is equals to c upon n, where c is the speed of light and n is the refractive index of any medium. So here we have speed of light is equals to 3 × 10⁸8 upon n is the refractive index given as 1.5. So it gives 2 × 10⁸8 meter per second. Now the second one we have to find the value of wavelength. So as we know the formula, that is v is equals to lambda, f lambda, where f is the frequency and lambda is the wavelength. So we have to write lambda is equals to v upon f. So put the value of v, that is 2 × 10⁸8, and frequency f is, that is 5 ×
14 and this is equals to 4 into 10 to the power minus 5 meter. So this is the velocity. This is answer. This is velocity and sorry, this is wavelength. This is wavelength actually in meter and this is our velocity. So this is our final answer. This is wavelength. Thank you. इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारा जो लाइट गाइडेंस होता है ऑप्टिकल फाइबर में, उसे हम ऐसे देख सकते हैं कि कोई स्ट्रक्चर है सॉलिड ग्लास सिलेंडर का, ठीक है, और जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा n1 है और वो n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम से सराउंडेड है। गिवन कि हमारा जो n2 है वो n1 से कम है, ठीक है, और हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है I वो एक पार्टिकुलर वैल्यू im से लेस देन है, यानी कि im जो है वो उससे कन्फाइंड है हमारा इंसिडेंट एंगल, ठीक है, और हमारा कन्फाइंड इन द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, यानी कि n1 जो हमारा मीडियम है उसमें हमारा im से कम है हमारा इंसिडेंट एंगल, ठीक है। तो हमारा जो न्यूमेरिकल अपर्चर है Na उसे डिफाइन करा है हमारा साइन im। तो इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए हमें नीचे के क्वेश्चंस का रिप्लाई आंसर करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर टू स्ट्रक्चर्स नेमली S1 जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √45/4 है और उसके बाहर का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। दूसरा स्ट्रक्चर S2 जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 8/5 है और उसके बाहर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 7/5 है और इसे हम वाटर में इमर्स कर रहे हैं और एयर का हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो हमें देखना है कि इन सिचुएशंस के लिए हमारा इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए हम इसे ड्रॉ करके देखते हैं। पहले तो हम इस फिगर में देख लेते हैं। जैसे देखिए हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आई हो गया और ये जो थीटा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए ये जो एंगल है ये हमारा सी से कम होगा, ठीक है, और ये जो एंगल हमारा थीटा है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमारा क्रिटिकल एंगल सी से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो लेट्स से कि ये हमारा पॉइंट P है और ये हमारा पॉइंट Q है, ठीक है, और ये मीडियम हमारा N2 दे रखा है, ये N1 दे रखा है और लेट्स से कि ये जो हमारा मीडियम है वो NS है, ठीक है। तो देखिए अब हम P पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा एट P। जब हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा NS साइन IM इक्वल्स टू हमारा जो इंसिडेंट एंगल है वो IM से लेस दैन इक्वल्स टू है, तो ये हमारा IM पुट कर देंगे तो ये हो गया हमारा N1 साइन, ये देखिए ये एंगल जो हमारा क्रिटिकल एंगल के बराबर है C, तो ये एंगल जो है ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस C, ठीक है, तो ये हो गया हमारा N1 साइन 90 डिग्री माइनस C। NS जो है NS हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सराउंडिंग का, ठीक है। तो देखिए एंड साइन C हो जाएगा हमारा साइन C इक्वल्स टू N2/N1, ठीक है। अब देखिए जब साइन C हमारा N2/N1 है तो इसे हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं ट्रायंगल से, लाइक कि हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसका ये हमारा N2 है और ये हमारा साइड N1 हो गया, ठीक है। तो देखिए अब हमारा Na डिफाइन कर रखा है Na इक्वल्स टू साइन IM, तो ये हो जाएगा हमारा N1/NS cos C, ठीक है, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं N1 cos C, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा साइन IM इक्वल्स टू N1/NS cos C, तो ये हो जाएगा हमारा N1/NS और देखिए cos C को हम यहाँ से लिख सकते हैं ये एंगल हमारा C है, साइन C हमारा N2/N1 था तो cos C हमारा हो जाएगा √1 माइनस N2² ठीक है। अब देखिए यदि हमारा S1 एयर में है तो क्या हो जाएगा, फॉर S1 इन एयर हमारा हो जाएगा Na इक्वल्स टू एयर के लिए हमारा S1 यदि एयर में है तो हम N1 का वैल्यू एयर के अकॉर्डिंग पुट कर देंगे, N1 N2 का वैल्यू अकॉर्डिंग, तो हमारा हो जाएगा 45/16 माइनस 9/4,
ठीक है, इसे हम सिंप्लीफाई करके पहले लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन ns। तो देखिए जब हमारा एयर में होगा तो n1 और n2 अकॉर्डिंगली हमारा आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा 3/4। ठीक है, उसी तरह यदि हमारा S1 वाटर में होगा तो ये हो जाएगा हमारा इफ S1 इज इन वाटर तो हमारा Na आ जाएगा 3/4। ये 1/ns, ns हमारा होता है 4/3, तो 1/ns हमारा हो गया 3/4 इंटू n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो n1 और n2 तो वही रहेगा, केवल हमारा ns चेंज होगा क्योंकि हमारा सराउंडिंग बेसिकली चेंज हो रहा है। तो ये हो गया हमारा 45/16 माइनस 9/4 यानी कि 9/16। ठीक है, अब देखिए यदि हमारा S1 जो है फॉर S1 इन कोई मीडियम जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 6/√15 है, तो उसके लिए हमारा Na आ जाएगा Na इक्वल्स टू √15/6 इंटू रूट अंडर 45/16 माइनस 9/4 इक्वल्स टू 3√15/24। इसी तरह हम सबके लिए निकाल लेंगे। अब हम देख लेते हैं जब हमारा S2 वाटर में हो तो क्या होगा। अब S2 के लिए देख लेते हैं। तो S2 यदि वाटर में होगा तो हमारा आ जाएगा Na इक्वल्स टू 3/4 और हमारा S2 का N1 N2 डिफरेंट है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा आ जाएगा N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। तो N1 स्क्वायर हमारा हो जाएगा 64/25 क्योंकि हमारा N1 दे रखा है इसके लिए 8/5 और ये हमारा 7/5 दे रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा 49/25 N2 स्क्वायर। तो यह क्या हमारा 3√15/20। उसी तरह यदि S2 एयर में होगा उसके लिए देख लेते हैं। तो S2 जब हमारा एयर में होगा तो हमारा Na आ जाएगा रूट अंडर इसका तो ns इसके लिए 1 हो जाएगा, तो 1/1 1 ही रहेगा। तो ये क्या हमारा 64/25 माइनस 49/25 यानी कि रूट अंडर 15/5। ठीक है, अब देख लेते हैं कि S2 जब हमारा इन मीडियम जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/√15 तब क्या होगा। तो तब हमारा Na हो जाएगा √15/4 इंटू रूट अंडर 64/25 माइनस 49/25। तो ये आ जाएगा हमारा 3/4। ठीक है, और जब हमारा S2 किसी मीडियम में होगा जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारा 16/3√15, तो इस केस में हमारा Na आ जाएगा, हमारा Na हो जाएगा 3√15/16 इंटू 64/25 माइनस 49/25 इक्वल्स टू 9/16। तो अब हम देखते हैं कि हमारा कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए हमें फर्स्ट में बोल रहा है कि Na ऑफ S1 इमर्स्ड इन वाटर इट्स सेम एज दैट ऑफ S2 इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 16/3√15। तो ये ऑप्शन हमारा सही है क्योंकि देखिए जब S1 को हमने वाटर में इमर्स करा था तब हमारा S1 को जब वाटर में इमर्स किया था तो हमारा Na आ रहा था 9/16 और जब हमने S2 को इमर्स करा 16/3√15 वाले मीडियम में तो इसका भी हमारा Na आ रहा है 9/16। तो यानी कि हमारा ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखिए सेकंड में बोल रहा है कि Na ऑफ S1 इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 6/√15 इट्स सेम एज दैट ऑफ S2 इमर्स्ड इन वाटर। तो ये हमारा गलत है, ये दोनों हमारा सेम नहीं आ रहा है, अभी हमने नीचे निकाला है। थर्ड बोल रहा है Na ऑफ S1 प्लेस्ड इन एयर इज सेम एज दैट ऑफ S2 इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/√15। तो ये हमारा सही है। S1 को देखिए जब हमने वाटर में इमर्स करा है तब हमारा आ रहा है 3/4 और S2 को जब हमने 4/√15 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में पुट करा तब भी हमारा Na आ रहा है 3/4। तो हमारा थर्ड भी सही है। फोर्थ बोल रहा है Na ऑफ S1 प्लेस्ड इन एयर इट्स सेम एज दैट ऑफ S2 इमर्स्ड इन वाटर। तो ये हमारा गलत है। तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का A एंड C। आंसर इज A एंड C। अब देखते हैं हम सेकेंड पार्ट के लिए।
तो सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है कि if two structures of same cross sectional area but different numerical apertures, हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर डिफरेंट है लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, और यदि उन दोनों को हम लॉन्गिट्यूडिनली हम ज्वाइन कर दें तो हमारा जो न्यूमेरिकल अपर्चर होगा दोनों के कंबाइंड स्ट्रक्चर का वो क्या होगा। तो देखिए हमें दे रखा है कि हमारा जो Na2 है वो Na1 से छोटा है, ठीक है, और हमारा Na अभी ऊपर निकाला कि हमारा जो Na का वैल्यू होता है, ये हमारा सेकंड पार्ट के लिए, तो Na का वैल्यू ऊपर हमने निकाला 1/ns इंटू n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ठीक है। तो और हमें पास क्वेश्चन में दे रखा है Na2 इज लेस दैन Na1, ठीक है। तो हमारा जो Na होगा इन दोनों के कंबाइंड स्ट्रक्चर का वो या तो इक्वल होगा, तो इन दोनों के कंबाइंड स्ट्रक्चर का जो हमारा Na होगा वो जो इनमें से जो स्मॉलर वैल्यू है उसके बराबर होगा, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो Na होगा इन दोनों में से मिनिमम है Na2, तो ये हमारा आ जाएगा Na2 के बराबर, ठीक है। और हमें Na1 Na2 दे तो रखा नहीं है, तो ये सिंपली हमारा Na2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। एक क्वार्टर सिलेंडर है हमारे पास जो फिगर में दिखाया गया है, जिसकी रेडियस r है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, इन म्यू की वैल्यू 1.5, ठीक है। हमने एक टेबल पे प्लेस किया उसे, और एक पॉइंट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है P यहाँ पे, ठीक है, जो कि किसी AMR डिस्टेंस पे रखा है इससे, ठीक है। तो हमें m की वैल्यू बतानी है जिसके लिए यहाँ से जो रे जाएगी उसके बाद यहाँ से पैरेलल हो जाए, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि पहले रे यहाँ से जाएगी, तो ये सरफेस 1 है हमारा, ये सरफेस 2 है, तो पहले इस पर रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, किसी एंगल पर यहाँ पे बेंट होगी, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें क्या लगेगा कि इसकी इमेज कहीं और है, मतलब इसके लिए पहले इससे रिफ्लेक्ट होकर कहीं एक वर्चुअल इमेज बनेगी यहाँ कहीं, और फिर इस इमेज के लिए ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और ये पैरेलल जाएगी। यानी हमारे पास दो सरफेस हैं, पहले सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगा वो जो इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी दूसरे सरफेस के लिए, और फिर वहाँ से पैरेलल जानी है, उसके लिए हमें m की वैल्यू बतानी है। तो पहले क्या करना है, पहले सरफेस के लिए देखना है, ठीक है। तो पहले सरफेस के लिए क्या है, u की वैल्यू हमें पता है mr। सबसे पहले तो वो देख लेते हैं μ1 μ2 क्या होंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा एयर में रखा है, तो μ1 हो गया 1, ठीक है। और जो हमारी ऑब्जर्वेशन हो रही है या यहाँ जहाँ हमारी इमेज बनेगी, जहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो μ2 यानी 1.5, इसमें रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। और बाकी u की डिस्टेंस देख लेते हैं, u यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो ये सरफेस है हमारा, इसकी डिस्टेंस क्या है mr, तो -mr, ठीक है। r की वैल्यू क्या, इन्फाइनाइट हो गया r की वैल्यू, क्योंकि सीधा प्लेन है, ठीक है। तो r की वैल्यू इन्फाइनाइट, और v हमें निकालना है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं कब सरफेस वाला, वो क्या होगा, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। अब सभी की वैल्यू रखते हैं, तो μ2 क्या है 1.5 अपन v हमें निकालना है माइनस μ1 u की वैल्यू क्या है -mr, ठीक है, इज इक्वल टू r की वैल्यू हम जैसे रखेंगे तो पूरे टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1.5/v इज इक्वल टू 1/-mr। तो v की वैल्यू क्या होगी हमारी, v इज इक्वल टू, इसे अगर ले जाए तो हो जाएगा 1.5mr, ठीक है। और माइनस का शो कर रहा है, ये माइनस में आएगी कि ऐसी साइड बन रही है, यानी कि पहले क्या थी mr, अब क्या होगी 1.5mr, यानी कि ये कम ना होकर ज़्यादा होगी इमेज वाली, यानी जो हमारे इमेज बनेगी वो कहीं यहाँ बनेगी अब, ठीक है। ये हमारा अंदाजा था, ये गलत है, इमेज आगे बनेगी, ठीक है। और ये अब इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी दूसरे सरफेस के लिए, ठीक है। तो फॉर सरफेस 2, ठीक है। अब हमारा हम सभी वैल्यूज देखते हैं, अब उनकी वैल्यूज क्या होंगी, जैसे μ1 μ2। तो इसमें क्या है कि अब जो हमारा रिफ्लेक्शन होगा, जो इमेज बन रही है वो बाहर बन रही है एयर में, और
जो ऑब्जर्व कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं अंदर से, क्योंकि यहाँ पे हमारी रे इसके पार हो चुकी है। अब जो रे आएगी वो इस पर स्ट्राइक कर रही है इस वाले जो अंदर का सरफेस है वहाँ से पूरा। तो μ1 की वैल्यू 1.5 हो जाएगी और μ2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो μ1 इक्वल टू 1.5 और μ2 हो गया हमारा 1। ठीक है, बाकी u की वैल्यू क्या होगी अब इस सरफेस से, तो ये r प्लस ये पूरा वो क्या आया था हमारा 1.5 mr। u की वैल्यू होगी तो माइनस ऑफ 1.5 mr प्लस r। ठीक है, v क्या है हमारा इनफाइनाइट, क्योंकि जो हमारी फाइनल इमेज है वो इनफाइनाइट पे बननी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ आ गई हमारी। हमें क्या निकालना है इसमें, m की वैल्यू निकालनी है। r देख लेते हैं हम, r की वैल्यू क्या होगी, ये हमारा जो कर्वेचर है वो लेफ्ट हैंड साइड है, यानी ये जो है वो लेफ्ट हैंड साइड तो ये होगा माइनस r। ठीक है, r की वैल्यू क्या है माइनस r। हम अपना वही फॉर्मूला लगाते हैं जो हमने पहले लगाया था, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। अब इसमें सब वैल्यूज रख देते हैं हम। μ2 हमारा 1 है तो 1 बाई इन्फाइनाइट माइनस 1.5 अपॉन u क्या है माइनस 1.5 mr प्लस r। ठीक है, इज इक्वल टू μ2 यानी 1 माइनस 1.5 अपॉन माइनस r। ठीक है, ये 0 हो गया, ये प्लस 1.5 अपॉन 1.5 m प्लस 1 और r। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा माइनस, ऊपर माइनस में आएगा तो कैंसिल हो जाएगा 0.5 अपॉन r। ठीक है, r से r कैंसिल तो ये 1.5 अपॉन 1.5 m प्लस 1 इंटू r इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, सॉरी r से r कैंसिल है तो ये r यहाँ नहीं आएगा, केवल ये टर्म आएगी। ठीक है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 3 इज इक्वल टू 1.5 m प्लस 1, यानी कि 1.5 m इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू 4/3, क्योंकि 2 का 4 हो जाएगा ये 1.5 से 3, तो m की हमारी फाइनल वैल्यू है 4/3। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर है। Student, the question is, let the xz plane be the boundary between two transparent media. Medium 1 in z is greater than equal to 0, has a refractive index of square root 2, and media 2 with z is smaller than 0 has the refractive index of square root 3. A ray of light in medium 1 is given by this, and a is equal to 6 root 3 I cap plus 8 root 3 j cap minus 10 k cap is incident on the plane of separation. The angle of refraction in medium 2 is. Students, we can draw the plane as in this question given that at z is greater than equal to 0, that is medium 1. So this is medium 1, we can mention that this is medium 1 and this is medium 2. At suppose this is axis z axis, and at this axis we can draw the normal. This will be the normal, and at the plane z is equal to 0, and when z is greater than and equal to 0, the medium is 1, and when z is smaller than 0, then medium is 2. Then ray is coming from medium 1, that is like this, ray is coming, and after refraction it will go like this in second medium. So this angle is, this is angle of incidence I, and this one is angle of refraction, that is R. Here A is given that vector A is equal to 6 root 3 I cap plus 8 root 3 j cap minus 10 k cap. And if we talk about the vector B, then vector B is in the z axis. At this part, this is the z axis. So as we can see that in z axis the unit vector is k cap. So for this
we can consider that is B, which will be equal to minus tan k cap. As we know that the dot product of two vectors is equal to the magnitude of vector and angle between them, that is theta. So we can apply that when we multiply vector A and vector B, then it will be equal to tan, and the magnitude of this will be square root and 6 root 3 square plus 8 root 3 square and plus tan square and cos, as this angle is I, so we can take I, then cos I will be equal to tan. When we solve this expression, that is square root this value, then we will get it will be equal to 20, so it will be 1 by 2. So it is clear that I will be equal to 60 degree, as cos 60 is equal to 1 by 2. Now we can find out the value of R, that is this value. As we know that from Snell's law, we can write that from Snell's law, that is mu1 sin I is equal to mu2 sin R. Now we can put the values, as mu1 is given square root 2 and sin I we have calculated, which is 60 degree, and root 3 in this question, and sin R we have to calculate. Now we can put the value of sin 60, then sin 60 will equal to root 3 by 2, and it will be root 3 sin R. So we can simplify this, that root 3 will cancel to root 3 and sin R will be equal to root 2 by 2. We can multiply root 2 by 2 in numerator and denominator, so it will be 2 by 2 root 2, so it will be 1 by root 2. So we can write that sin R will be equal to sin 1 by root 2 is the value of 45, then R will be equal to 45 degrees. So this is the answer. Thank you students. हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इसमें गिवन है लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल अल्फा ऑन वन प्लेनर एंड ऑफ अ ट्रांसपेरेंट सिलिंड्रिकल रॉड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू गिवन है यहाँ पर, और ये ट्रांसपेरेंट रॉड है, सिलिंड्रिकल रॉड है. ठीक है, तो जो इंसिडेंट प्लेन है वो कौन सा? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया. ठीक है, वहां से लाइट इसमें एंटर कर रही है. डिटरमाइन द लीस्ट वैल्यू ऑफ म्यू. म्यू की हमें सबसे कम वैल्यू बतानी है, जिससे क्या हो, सो द लाइट एंटरिंग द रॉड डज नॉट इमर्ज फ्रॉम द कर्व सरफेस ऑफ द रॉड इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ अल्फा. मतलब यहाँ से इसके कर्व सरफेस से, सिलेंडर के कर्व सरफेस से कोई भी लाइट इमर्ज ना करे, अल्फा की वैल्यू से इंडिपेंडेंट रहे. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, यहाँ से अगर लाइट इमर्ज नहीं करेगी तो क्या होगा? TIR होगा इस वाले पॉइंट पर. तो पॉइंट बोल देते हैं इसको P. एट पॉइंट P TIR अकर्स. ठीक है, अब P पॉइंट से TIR होगा, तो इसका मतलब क्या है कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, यहाँ से जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, उससे हम लोग इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करके ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल सकते हैं. इसको बोल देते हैं लेट से I. तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस राइट एंगल ट्रायंगल से? 90 डिग्री माइनस R. ठीक है, उसके बाद इसी पॉइंट P से हमें TIR करवाना है. TIR करवाना है तो यहाँ पे क्या करेंगे? एट पॉइंट P हम लोग क्या लगा सकते हैं? स्नेल्स लॉ. तो स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं एट पॉइंट P. तो इसे क्या यूज कर सकते हैं? म्यू टाइम्स साइन I इक्वल्स, ये वाला एंगल I है, इक्वल्स म्यू, ये वाला इसका कितना म्यू है, जहाँ पे रे जा रही है वो एयर है, तो 1 हो गया, टाइम्स. अब क्योंकि हमें जस्ट इसका TIR करवाना है, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? IC के इक्वल क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, जस्ट ग्रेस कर जाएगा, मतलब TIR की सबसे लिमिटिंग कंडीशन. ठीक है, तो यहाँ से IC की वैल्यू आ गई कितनी? 1 अपॉन म्यू और साइन इनवर्स के साथ, साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू.
ये हो गई क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू, जहाँ पर इस वाले एंगल पर अगर स्ट्राइक करती है इस कर्व सरफेस को तो ये इस सरफेस पर ग्रेज कर जाएगी, ठीक है, इसके अलोंग चली जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास आई सी की वैल्यू। अब अगर टी आई आर होना है यहाँ पर तो यहाँ पर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो आई है ये ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, आई सी से, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं इसको, आई सी की वैल्यू छोटी होनी चाहिए या फिर इक्वल हो सकती है आई के, ठीक है। इक्वल होगी तो क्या होगा, ये जस्ट रे जो है वो ग्रेस कर जाएगी, और अगर आई से बड़ी है, आई सी से बड़ी है आई की वैल्यू, तो यहाँ से क्या होगा, ये रे इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हमें क्या करवाना है, इंटरनली रिफ्लेक्ट या फिर ग्रेज। तो 90 डिग्री माइनस आर की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए किसके, आई सी के। ऐसे लिख सकते हैं, साइन से एक्ट करवा दें दोनों तरफ, तो कितना बचेगा, साइन 90 डिग्री माइनस आर, साइन 90 डिग्री माइनस आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन आई सी। तो यहाँ से आ जाएगा cos r इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन आई सी, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ से आ जाएगी, वो इक्वेशन है cos r इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन आई सी। तो लिमिटिंग केस क्या है, लिमिटिंग केस है कि जब cos r की वैल्यू हो जाए किसके इक्वल, साइन आई सी के इक्वल, और आई सी की वैल्यू किसके इक्वल थी, यहाँ से आएगी आई सी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1/μ और साइन इनवर्स के साथ, जो कि यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से हटा देते हैं इसको क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है पहले से, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर। तो फॉर लिमिटिंग केस, क्योंकि हमें लिमिटिंग केस की बात करनी है जब म्यू की वैल्यू सबसे कम हो जाएगी, लीस्ट वैल्यू, जिसके लिए अल्फा पर डिपेंड नहीं करेगा और टी आई आर होकर रहेगा हमेशा। यहाँ पे cos r इक्वल साइन आई सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1/μ, 1/μ। ये हो गई हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्योंकि 90 माइनस आर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू चाहिए किसके, आई सी के, तो यहाँ से लिमिटिंग केस क्या है, लिमिटिंग केस है कि 90 माइनस आर की लीस्ट वैल्यू आई सी के इक्वल हो जाए। तो एज आर इंक्रीजेस 90 डिग्री माइनस आर इक्वल्स आई डिक्रीजेस, मतलब आई की वैल्यू डिक्रीज करती है, आई की वैल्यू डिक्रीज करेगी, और डिक्रीज करते करते लीस्ट वैल्यू कब हो जाएगी, जब आर की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। आर इक्वल्स आर मैक्सिमम व्हेन अल्फा इक्वल्स अल्फा मैक्सिमम, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब हम इस वाले फेस पे, इस वाले पॉइंट पर देखते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट ओ, तो पॉइंट ओ पर अगर मैं देखता हूँ स्नेल्स लॉ लगाकर, स्नेल्स लॉ एट ओ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, म्यू जहाँ से आ रही है रे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1, और जहाँ पर जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू। तो यहाँ से कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1 टाइम्स किस एंगल पर आ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, अल्फा, इक्वल्स म्यू टाइम्स साइन आर। तो हम देख सकते हैं यहाँ से कि जैसे जैसे अल्फा की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे साइन आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और आर की वैल्यू, साइन आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो इसका मतलब क्या है, आर इंक्रीजेस एज अल्फा इंक्रीजेस, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम कब हो जाएगी, जब आर की वैल्यू आर मैक्सिमम हो जाएगी। तो अल्फा इज इक्वल टू अल्फा मैक्सिमम कब हो जाएगा, जब अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2 के इक्वल, मतलब 90 डिग्री के इक्वल, क्योंकि ये मैक्सिमम नॉर्मल से कितना एंगल बना सकती है, 90 डिग्री, जब ये ऐसे रे आ रही हो तब एंगल 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। और अगर एंगल 90 डिग्री हो गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि साइन 90 डिग्री, अल्फा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री इक्वल्स म्यू साइन आर, ये जो एंगल होगा आर इक्वल टू आर मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, म्यू की वैल्यू आएगी 1/sin r, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से म्यू इक्वल्स 1/sin r आ गया, और cos r इक्वल टू 1/μ था ही हमारे पास पहले लिमिटिंग केस के लिए। तो यहाँ से दो कंडीशन आ गई हमारे पास, तो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो sin r इक्वल्स 1/μ लिख सकते हैं, ठीक है, उसी फॉर्म में जैसे कि इक्वेशन नंबर 1 में लिखा है। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, साइन आर इक्वल्स कॉस आर। साइन आर और कॉस आर जब इक्वल हो जाएंगे तो कौन सी वैल्यू होगी, आर इक्वल्स π/4 या फिर 45 डिग्री रेडियन, ठीक है। आर इक्वल्स π/4 होना चाहिए, आई इक्वल टू सॉरी आर इक्वल टू π/4 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आर की वैल्यू आर मैक्सिमम हो सकती है π/4, तो ये आर मैक्सिमम है, और मैक्सिमम है तो क्या है 90 डिग्री माइनस आर इक्वल्स आई, ये होगा मिनिमम
जब आर होगा मैक्सिमम, तो आई मिनिमम कितना हो गया यहाँ पर 90 डिग्री, मतलब इसको हम लोग लिख लेते हैं रेडियन में, π/2 माइनस π/4, जिसके लिए कितनी आएगी π/4 के इक्वल। तो आई मिनिमम कितना हो जाएगा π/4। तो अब हमें क्या चाहिए था, म्यू मिनिमम चाहिए था। तो म्यू मिनिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वाली कंडीशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो म्यू टाइम्स साइन आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1, ठीक है। इस वाली कंडीशन को यूज हम लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए अल्फा की जो वैल्यू थी, अल्फा की वैल्यू से हमें इंडिपेंडेंट निकालना है इसको, तो हम अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम लेके चल रहे हैं, जिसके लिए ये जस्ट यहाँ से टीआईआर कर देगा। तो अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम ली थी हमने, तब यहाँ पे अल्फा इक्वल टू अल्फा मैक्स π/2 लिया था, तब यहाँ से आर मैक्सिमम कितना आया था π/4। तो बस ये वाली वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो जब आर की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी तो साइन आर मैक्सिमम हो जाएगा, तो म्यू मिनिमम आ जाएगा हमारे पास। म्यू मिनिमम हमें निकालना है, तो यहाँ से 1 साइन आर मैक्सिमम हो जाएगी वाली वैल्यू, ये कितना आ जाएगा 1 साइन π/4 थी आर मैक्सिमम की वैल्यू, यहाँ पर आ जाएगा √2। तो म्यू मिनिमम कितना होना चाहिए टीआर करने के लिए √2। तो बस ये निकालना था हमें इस क्वेश्चन में। सो दैट्स इट, थैंक यू एंड आई विल लाइक द वीडियो।